3.3 पढ़ते हैं। व्हेन पैस्चर्स ड्राई, जब पैस्चर सूख जाते हैं। ड्रॉट, सूखा, दुनिया भर के पैस्टोरलिस्ट की जिंदगी पर इफेक्ट करता है। जिस साल बारिश नहीं होती और पैस्चर सूख जाते हैं, अगर उस साल जानवरों को किसी हरे भरे इलाके में ना ले जाया जाए तो उनके सामने भूखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए ट्रेडिशनली पैस्टोरलिस्ट आर नोमैडिक, वो यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। इसी नोमैडिज्म की वजह से वो बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और क्राइसिस से भी बच निकलते हैं। लेकिन कॉलोनियल पीरियड के बाद तो मसइयों को एक फिक्स्ड एरिया में कैद कर लिया गया था। उनके लिए एक एरिया रिजर्व कर दिया गया और पैस्चर की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें बेस्ट ग्रेजिंग ग्राउंड से दूर कर दिया गया और सेमी एरिड ड्राइड एरिया में रहने पर मजबूर कर दिया गया, जहाँ फ्रीक्वेंटली ड्रॉट, सूखा पड़ता था, क्योंकि ये लोग संकट के टाइम भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहां उन्हें पैस्चर मिल सकते थे। इसलिए सूखे के सालों में मसइयों के बहुत सारे जानवर भूख और बीमारियों की वजह से मारे जाते थे। 1930 की एक इंक्वायरी से पता चला कि केन्या में मसइयों के पास 7,20,000 कैटल, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। 1933 और 1934 में पड़े सिर्फ 2 साल के ड्रॉट, सूखे के बाद इनमें से आधे से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। जैसे जैसे ग्रेजिंग लैंड्स कम होते गए, ड्रॉट यानी सूखे के खराब और भयानक रिजल्ट आते गए। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से पैस्टोरलिस्ट के जानवरों की संख्या लगातार कम होती गई। 3.4 पढ़ते हैं। नॉट ऑल वेर इक्वली अफेक्टेड, सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा था। कॉलोनियल पीरियड में अफ्रीका के बाकी प्लेसेस की तरह मसाईलैंड में भी आए चेंजेस से सारे पैस्टोरलिस्ट पर एक जैसा असर नहीं पड़ा था। इन प्री कॉलोनियल टाइम्स मसाई सोसाइटी, समाज 2 सोशल कैटेगरी में डिवाइड था, एल्डर्स और वॉरियर्स। एल्डर्स शासन करते थे, कम्युनिटी से जुड़े मामलों पर काउंसलिंग करना और अहम फैसले लेने के लिए वो समय समय पर सभा करते थे। वॉरियर्स में ज़्यादातर यंग पीपल होते थे, यंग मैन, जिन्हें मेनली लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वो कम्युनिटी की रक्षा करते और दूसरे कबीलों के जानवर छीन कर लाते थे। जहाँ जानवर ही वेल्थ यानी कि संपत्ति हो, वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन कर लेना एक महान काम होता था। यंग मैन को वॉरियर क्लास का ही हिस्सा तभी माना जाता था जब वो दूसरे पेस्टोरल ग्रुप के जानवर को छीनकर और युद्ध में बहादुरी का डेमोन्स्ट्रेशन करके अपनी मर्दानगी साबित करते थे। फिर भी वो एल्डर्स अथॉरिटी के नीचे रहकर ही काम करते थे। मसइयों के मामलों में देखभाल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई ऐसे डिसीजन लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत फर्क पड़ा। उन्होंने कई मसाई सब ग्रुप्स के चीफ अपॉइंट कर दिए और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें ही सौंप दी गई। उसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए कि एक दूसरे ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। इस तरह एल्डर्स और वॉरियर्स दोनों ही ट्रेडिशनल अथॉरिटी कमज़ोर पड़ गई। जैसे जैसे टाइम बीता, कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए चीफ माल इकट्ठा करने लगे, मलाई इकट्ठा करने लगे। उनके पास रेगुलर इनकम थी जिससे वो जानवर, गुड, लैंड खरीद सकते थे। वो अपने पुअर नेबर्स को लगान यानी कि रेवेन्यू मनी चुकाने के लिए कर्ज, लोन पर पैसा देते थे। उनमें से ज़्यादातर
बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। चीप को करप्शन काफी पसंद था। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें पेस्टोरल एंड नॉन पेस्टोरल दोनों तरह की इनकम होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाए तो वो और जानवर खरीद सकते थे, इतने पैसे थे, इतने करप्शन करते थे। जो पेस्टोरलिस्ट सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बिताते थे, उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके पास बैड टाइम्स, खराब टाइम्स का सामना करने के लिए अक्सर रिसोर्सेज नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। जब उन्हें काम की तलाश में आसपास के टाउन्स, शहरों में जाना पड़ता था। कोई चारकोल बर्नर्स तो कुछ और करता था। जिनकी किस्मत ज़्यादा अच्छी थी, उन्हें रोड या बिल्डिंग बनाने का रेगुलर काम, वर्क मिल जाता था। इस तरह मसाई सोसाइटी में 2 लेवल्स पर चेंजेस आए। पहला, एल्डर्स एंड वॉरियर्स के बीच एज बेस्ड डिफरेंट पूरी तरह से खत्म होने लगा, और दूसरा, अमीर और गरीब पेस्टोरलिस्ट के बीच नया भेदभाव शुरू होने लगा। फिगर 16 में आप देख सकते हैं, वॉरियर्स डीप रेड कलर की शुका और चमकदार मोतियों की ज्वेलरी पहनते हैं और स्टील की नोक वाली 5 फीट लंबा वो भाला रखते हैं। बारीकी से संवारे गए उनके बाल गेरू से रंगे होते हैं। उगते सूरज को सम्मान देने के लिए वो ईस्ट की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। वॉरियर्स अपनी सोसाइटी की रक्षा करते हैं और बॉयज पशुओं को चराते थे। सूखे के टाइम पर वॉरियर्स और बॉयज दोनों ही कैटल ग्रेजिंग के लिए चले जाते थे। फिगर 17 में आप देख सकते हैं, आज भी वॉरियर्स बनने के लिए यंग मैन को कई सारे अनुष्ठान, रिचुअल्स से गुजरना पड़ता था। हालांकि अब ये प्रथा पहले जैसी फेमस नहीं है। इसके लिए यंग मैन को लगभग 4 महीने तक अपने कबीले के एरिया का दौरा करना पड़ता था। इस यात्रा के अंत में वो छापामारों की तरह दौड़कर अपने इलाके में घुसते हैं। इस सेरेमनी के मौके पर युवक लूज कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन नाचते रहते हैं। इस रिचुअल अनुष्ठान के साथ ही वो जीवन के एक नए चरण में पहुंच जाते हैं। गर्ल्स को इस तरह की कोई रिचुअल्स यानी कि अनुष्ठानों से नहीं गुजरना पड़ता। 4th, इस चैप्टर का लास्ट कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है वो देखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में आए चेंजेस से दुनिया के अलग अलग पेस्टोरल कम्युनिटीज़ पर अलग अलग तरह के असर पड़े हैं। न्यू लॉज एंड बॉर्डर्स में उनके आने जाने की मूवमेंट बदल दी गई। जैसे जैसे पेस्चर लैंड ख़त्म होते गए, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता गया। पेस्चर जो बचे थे वो भी ओवर ग्रेजिंग की वजह से बेकार हो गए। ड्रॉट यानी कि सूखे के समय उनके प्रॉब्लम पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में मरने लगे थे। अब उनके आने जाने पर रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई, इसलिए वो नए पेस्चर की तलाश में जा भी तो नहीं सकते। फिर भी पेस्टोरलिस्ट बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते गए। वो अपनी एनुअल मूवमेंट का रास्ता बदल लेते हैं, जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं, नए इलाकों में एंटर होने के लिए हर पॉसिबल लेन देन करते रहते हैं और रिलीफ, सब्सिडी और मदद के लिए सरकार पर पॉलिटिकल प्रेशर भी डालते हैं। वो उन इलाकों में अपने राइट्स को बचाए रखने के लिए अपना स्ट्रगल जारी रखते हैं, जहां से उन्हें निकालने की हर कोशिश
की जाती है और जंगलों के सपोर्ट और मैनेजमेंट में अपना हिस्सा भी मांगते हैं। पेस्टोरलिस्ट पास्ट के कोई अवशेष नहीं है, वो ऐसे लोग नहीं है जिनके लिए आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कोई जगह ही नहीं है। एनवायरमेंटलिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट अब इस बात को काफ़ी सीरियसली मानने लगे हैं कि पेस्टोरल नोमाडिज्म की फॉर्म ऑफ लाइफ दुनिया के बहुत सारे हिली एंड ड्राई इलाकों में परफेक्टली सूटेबल है। जिस तरह से वो ज़िंदगी जीते हैं वही सही रास्ता है। लास्ट में फिगर 8 में आप देख सकते हैं जयपुर हाईवे पर राइका शेफर्ड। हाईवेज पर हैवी ट्रैफिक ने शेफर्ड के नए इलाके में जाने की प्रोसेस यानी माइग्रेशन को एक नया एक्सपीरियंस दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर 5